जोहार जय मूल्य निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। लगभग 11 दिनों पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी थी कि किस तरह से भाजपा पंजाब में बनी परिस्थिति का फायदा उठाकर 2024 के चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। उसी वीडियो में हमने 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा किए हुए कामों का हवाला देकर ये समझाने का प्रयास किया था कि खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान का जो काम कांग्रेस ने पहले ही किया था, भाजपा अब उसी को दोहराना चाह रही है। उस वीडियो के बाद हमें कई सारे लोगों ने पूछा कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, ये सत्य है, तथ्य है इसमें, या ये हमारे मन की बात है। शायद कुछ लोगों को उस एक उदाहरण से हमारी बात समझ में नहीं आई, इसलिए और तफसील से और विस्तार से इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस भाजपा के ब्राह्मणत्व की राह पर चल रही है, तो दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान की राह पर चलने की योजना बना रही है। पंजाब में चल रहा ये मामला 1 साल पहले दुबई से भारत लौटे एक नौजवान अमृतपाल सिंह से शुरू हुआ है। दरअसल अमृतपाल सिंह कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता था और अब वह क्या कर रहा है, इसकी सारी जानकारी हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। मीडिया के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक है और पंजाब को भारत से अलग करने की मांग कर रहा है, जिसके चलते केंद्र व पंजाब पुलिस उसे ढूंढ रही है, पर वह अभी तक उनके हाथों में नहीं आया है। ये वीडियो बनाने तक तो नहीं आया है। इसको लेकर सोशल मीडिया में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमृतकाल में अमृतपाल फरार कैसे। तात्पर्य ये कि बजट 2023-24 पेश करते समय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले समय को अमृतकाल बताया था, और अब उसी अमृतकाल में अमृतपाल सिंह को केंद्र तथा राज्य की सारी एजेंसियां खोज रही है, फिर भी वह किसी को नहीं मिल रहा है। अमृतपाल सिंह को मीडिया वालों ने दूसरा भिंडरावाले का नाम दिया हुआ है। जर्नल सिंह भिंडरावाले को पंजाब की राजनीति में स्थापित करने का काम खुद कांग्रेस ने ही किया था। मकसद था अकाली दल को मात देना। इसके लिए इंदिरा गांधी व उनकी कांग्रेस ने ही भिंडरावाले को प्रमोट करने का काम किया था। उन्होंने भिंडरावाले को, यानी कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को इतना प्रमोट किया कि वह एक दिन भिंडरावाले कांग्रेस के ही विरोध में चला गया। उसके विरोध में कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया और उस कार्रवाई में भिंडरावाले मारा गया। यह सारा काम कांग्रेस ने केवल मात्र चुनाव जीतने के लिए ही किया था। कांग्रेस ने ही खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान की लड़ाई को हवा देने का काम किया, चाबी भरने का काम किया और उसी पर सवार होकर चुनाव जीतने की रणनीति अपनाई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों ने की, जो दोनों भी सिख थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनका बेटा राजीव गांधी राजनीति में आया और बिना किसी राजनीतिक अनुभव के ही 404 सांसद जीत गया। यह काम न उसकी मां कर पाई थी और न ही उसका नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू कर पाया था। इंदिरा गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस में वह अकेली पुरुष थी। उसकी पार्टी और देश पर गहरी पकड़ थी। उसके मर्जी के बिना भारत की राजनीति का पत्ता भी नहीं हिलता था। इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी वह अपने राजनीतिक करियर में कभी भी 404 सीटें नहीं जीत पाई थी। ठीक वैसे ही पंडित नेहरू भी इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाए थे। पंडित नेहरू तो कथित आज़ादी के आंदोलन के अग्रणी नेता थे। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस ने भारत को आज़ादी दिलाई और उसमें पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। बावजूद इसके पंडित नेहरू भी लोकसभा चुनाव में कभी भी 404 सीटें नहीं जीतने में कामयाब नहीं हुए थे। तो सवाल है कि राजीव गांधी ने ये कमाल कैसे कर दिखाया। इसके पीछे खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान की लड़ाई की रणनीति थी, जो कांग्रेस ने ही शुरू कर दी थी। उस रणनीति पर अब भाजपा काम करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अमृतपाल सिंह 1 से 1.5 साल पहले ही दुबई से भारत
दुबई से अपना कारोबार छोड़कर भारत में लौटा था। इतने कम समय में वह सिखों का नेता बना कैसे? जब हम भारत के 100 साल पुराने इतिहास पर नजर डालते हैं तब हमें दो नेता ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की, भारत लौटे और कई वर्ष समाज में काम करने के बाद वे समाज के नेता बने। उन दो नेताओं में से एक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे है बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। दोनों भी सन 1916 को सार्वजनिक जीवन में आते हैं और अपने अपने समाज की लड़ाई को शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कुल 11 साल का समय लगता है लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए, उनका नेता बनने के लिए। सन 1916 से लेकर 1927 तक वे समाज में काम करते हैं और 1927 को वे चवदार तालाब का सत्याग्रह कर अपना नेतृत्व समाज में स्थापित करते हैं। इसी तरह गांधी जी भी भारत में आने के बाद उनके गुरु गोखले द्वारा उन्हें कहा जाता है कि भारत के लोगों का नेतृत्व करना है तो पहले उन्हें समझना होगा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गांधी जी लगभग 2 साल तक भारत भ्रमण करते रहे। उसके बाद भी उन्हें कांग्रेस का नेतृत्व इतने आसानी से नहीं मिलता है। कांग्रेस का निर्माण ब्राह्मणों ने अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए किया था। गांधी जी ठहरे वर्ण व्यवस्था के अनुसार तीसरे पायदान पर गांधी जी हैं। इसलिए कांग्रेस के कई ब्राह्मण गांधी जी के हाथों में कांग्रेस की कमान देने के कट्टर विरोधी थे, बहुत ज्यादा विरोधी थे। बावजूद इसके गांधी जी ने कई सालों के संघर्षों के बाद कांग्रेस की कमान संभाल ली। ये दोनों उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि भले ही विदेशों में पढ़कर कोई भारत के लोगों का नेतृत्व करना चाहता है तो भी उसे वह आसानी से नहीं मिलता। दूसरी ओर अमृतपाल सिंह है जो 1 से 1.5 साल पहले तक दुबई में अपना कारोबार संभाल रहा था। सिख धर्म के किसी धार्मिक संस्था में उसकी पढ़ाई भी नहीं की है। जैसे जर्नल सिंह भिंडरावाले ने अपनी उम्र की 6 साल की उम्र में ही दमदमी टकसाल में अपनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। अमृतपाल सिंह खुद कहता है कि उसने इंटरनेट के द्वारा सिख धर्म की जानकारी हासिल की है। 1 साल पहले भारत लौटा एक नौजवान एकाएक सिखों का नेता बनाया गया है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। उसे नेता बनाने का काम ब्राह्मण बनिया मीडिया ने ही किया है। जो ब्राह्मण बनिया मीडिया मूल निवासी बहुजनों के असली समस्याओं को और उन समस्याओं से लड़ने वाले सही नेताओं को दिखाने का काम नहीं करता, वही मीडिया अमृतपाल सिंह को दिन रात 24 घंटे टीवी पर क्यों दिखा रहा है, यह बात अब सभी के समझ में आ रही है। भाजपा की छवि ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम विरोधी के तौर पर बन गई है। यह छवि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी अब यह जान गए हैं कि आरएसएस और बीजेपी भारत के ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम और क्रिश्चियनों के घोर विरोधी है। दरअसल वह ओबीसी विरोधी ज्यादा है, लेकिन दिखाने के लिए मुस्लिम विरोध चरम पर होता है ताकि हिंदू के नाम पर ओबीसी को मूर्ख बनाया जा सके और चुनाव में उनके वोट लिए जा सके। आरएसएस और बीजेपी इतने ज्यादा ओबीसी विरोधी है कि वह अब तक ओबीसी की गिनती तक नहीं कर रहे। ओबीसी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए मांग उठ रही है। इसके लिए ओबीसी अब रास्ते पर उतर आया है। फिर भी आरएसएस, बीजेपी ओबीसी की गिनती नहीं करना चाहती, यानी वे ओबीसी का विकास ही नहीं करना चाहते। पर चूंकि अब दुनिया में भाजपा की छवि खराब हो चुकी है, इसलिए अब वह मुस्लिम विरोध या एससी, एसटी, ओबीसी का विरोध करके अपनी राजनीति नहीं करना चाहती। अमेरिका की एक संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने हाल ही में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है कि यहाँ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, मुस्लिमों पर अत्याचार होते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। इसकी वजह से भारत की केंद्र सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। इसलिए अब आरएसएस और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुस्लिम विरोध को कम कर दिया है। अब तो भाजपा मुस्लिमों को लुभाने का काम कर रही है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आरएसएस और बीजेपी ने इसे केवल अपनी रणनीति में बदलाव किया है।
विचार अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। रणनीतिक बदलाव के तहत उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिमों का विरोध कम कर दिया है, लेकिन विचारों से वे आज भी ओबीसी, एससी, एसटी के विरोधी ही है। अमर उजाला की एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निगरानी में भाजपा अब मुस्लिम नेताओं की एक टीम का गठन करने जा रही है। इसके साथ ही वह पसमानदा मुसलमानों के मतों को भी टारगेट करने की योजना बना रही है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि अशराफ मुस्लिम पहले ही भाजपा के साथ है, इसलिए अब वे पसमानदा मुसलमानों को साथ लेना चाहते हैं। ऐसा करके आरएसएस और बीजेपी एक पत्थर से दो निशान साध रहे हैं। पहला निशाना यह है कि दुनिया वालों के सामने अपनी जो खराब हुई छवि है उसको सुधारा जाए, और दूसरा ये कि आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतों का विभाजन हो। यदि आरएसएस बीजेपी मुस्लिम विरोध ही जारी रखेगी तो 15% मुस्लिम वोट इकट्ठा होकर विपक्षी दलों को मिलेंगे, जिससे भाजपा की चुनाव हारने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए भाजपा मुस्लिम विरोध के बजाय उन्होंने सिखों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इससे देश में खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान का माहौल बनाया जाएगा और हिंदू के नाम पर सभी एससी, एसटी, ओबीसी के मतों का जुगाड़ करने में आरएसएस बीजेपी कामयाब हो सकती है। इस काम के लिए आरएसएस बीजेपी अकेले नहीं है, बल्कि जाने अनजाने में सिखों की तरफ से भी जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आ रही है उसका फायदा आखिरकार भाजपा को ही मिलने वाला है। सिखों ने अमृतपाल सिंह के मुद्दे को लेकर भारत व भारत के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का जो काम किया है उससे सिखों का नुकसान और भाजपा का फायदा होगा। जैसे मुसलमानों ने भाजपा का जितना विरोध किया उतने पैमाने पर ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भाजपा की ओर खिसकते चले गए। जो बातें देश भर के मुस्लिम नेताओं के समझ में नहीं आ रही थी, शायद वही बातें सिखों के नेताओं के भी समझ में नहीं आ रही है। इससे देश में खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान की लड़ाई फिर एक बार शुरू हो जाएगी और उसी पर सवार होकर भाजपा फिर से केंद्र की सत्ता पर काबिज होगी, क्योंकि यह काम इसके पहले कांग्रेस ने किया था और उन्हें उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला, और वही काम आज की तारीख में बीजेपी करने जा रही है।